Hello friends, I'm Ankita. Welcome to my YouTube channel Reasoning Mania. Hope you all are well and your preparation going on track. Today in this session we discuss how to prepare for IBPS RRB PO and clerk. As you all know, IBPS RRB PO and clerk की जो डेट है वो रिलीज हो चुकी है। 12 सितंबर को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। पहले पीओ के पेपर होंगे, देन फिर उसके बाद में आपके क्लर्क के पेपर होंगे। ठीक है, मैंने देखा नेट पर बहुत ज़्यादा रूमर फैल रहा है कि एग्ज़ाम शायद में भी पोस्टपोन हो जाए या कुछ भी, पर आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो बच्चे सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है इन सब चीज़ों के लिए। आपने बहुत वेट किया है आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, आरआरबी का एंड पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इन रूमर्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। अब देखिए 12 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है, तो आपके पास में कितने दिन हैं? ओनली 15 डेज बचे हैं। तो अब उन 15 डेज में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। आप अच्छे से इन 15 डेज का यूटिलाइज करो और इस अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं देना है। आपने बहुत मेहनत कर ली है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो सब आप कर चुके हैं। आप अभी तक आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो आप प्री और मेंस दोनों की कर रहे थे। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अभी प्रिपरेशन कर रहे थे, कंटिन्यू थी उनकी, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे जो अभी न्यू प्रिपरेशन करने लगे हैं। तो वो आपके पास में 10 डेज़ का टाइम है, तो आपको उन 10 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू है, जो फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस है, जो अपडेट्स आते हैं वो आपको मिल सकेंगे। अब जो ये 15 डेज़ है उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है, जो भी आपने टॉपिक्स बेसिक सब क्लियर कर रखा है, उनका आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। अपना 100% देना है, ये मान के चलना है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये आपका लास्ट चांस है, आपको यही मान के चलना है, तभी आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद अ मोटिवेशनल कोट, डोंट वेट टिल टुमारो टू नाउ। मतलब आपको कल तक का वेट नहीं करना है, जो भी करना है आपको आज ही करना है, ठीक है। जैसे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, उसमें आपको यही देखना है कि ये हमारे लिए एकदम लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में भी शायद कोई एग्ज़ाम आए ना आए, आपको यही सोचना है कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए क्या है? लास्ट एग्ज़ाम है, ऐसे ही मान के चलना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप अपना इसमें 100% दे सकोगे। वैसे आपने बहुत प्रिपरेशन करी है, रीजनिंग मेनिया के साथ में आपने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सेट भी लगाए हैं, तो क्या है आपकी प्रिपरेशन फुल है, बस आपको क्या रिवाइज करना है। तो आज हम यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि आपको कैसे इन 15 डेज का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए देखिए, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क दोनों का पैटर्न मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ। दोनों में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक क्वांट होता है, एक रीजनिंग होता है। इसमें भी 40 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी 40 क्वेश्चंस आते हैं। इतना सब कुछ आपको पता होगा, पर फिर भी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। क्वांट में भी 40 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग में भी आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टाइमिंग क्या है, 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। इसमें क्या है, टाइम की कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से 45 मिनट्स क्वांट में आपको जितने देने उतने दे सकते हो और रीजनिंग में आपको जितने देने उतने आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टूडेंट का कोई एक सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, या तो उसका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग होगा या फिर उसका क्वांट सेक्शन स्ट्रांग होगा। तो जो भी आपका जो सेक्शन स्ट्रांग है उसी को आपको पहले अटैम्प्ट करना है। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, मेरा रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग है, तो मैं पहले रीजनिंग को ही अटैम्प्ट करती हूँ। वहाँ पर रीजनिंग के लिए मैं 23 मिनट्स देती हूँ और क्वांट के लिए मैं 22 मिनट्स। ये मेरा है, आप अपनी मर्जी से कितना भी जो भी डिवाइडेशन टाइम का करना है वो आप कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। मैं क्वांट में इतना करती हूँ पहले कि भाई मेरी कट ऑफ निकल जाए, फिर उसके बाद और भी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। अब आप देखिए पीओ और क्लर्क के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे आपको। देखिए लास्ट ईयर की जो पीओ की कट ऑफ थी वो 60 प्लस गई थी
और क्लर्क की जो कट ऑफ थी वो 75 प्लस गई थी कुछ स्टेट्स में, ठीक है। तो अब आपको मान के चलना है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत कर ली है, तो अब आपको यही मान के चलना है कि आपको पीओ का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 60 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके ही आने हैं, और अगर आप क्लर्क का देने जा रहे हो तो 75 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये पहला एग्जाम हो रहा है आईबीपीएस का। तो आपको अपना 100% देना है इस एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में 2 सेक्शंस होते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको इन 15 डेज में कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, पर डे 2 मॉक टेस्ट देने, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट आप पूछेंगे हम कहाँ से दें, मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है, अड्डा 247 का ले सकते हो, ग्रेड अप का ले सकते हो, इन दोनों के बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब क्वेश्चंस हाई लेवल के होते हैं कि आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने एसटी दिया है और हमें बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट भी चाहिए होगा। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे नए लगेंगे कि हाँ हमें ये क्वेश्चन न्यू लगा है, हमें इस पर ये टॉपिक हमारा अभी क्लियर नहीं है, हमें ये इम्प्रूव करना है। ऑलिव बोर्ड का भी आप ले सकते हो, ऑलिव बोर्ड के भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एक बात और, आप अभी तक प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, बट अब जो ये 15 डेज है उसमें आपको केवल प्री पर फोकस करना है। मीन्स अगर आप क्विज भी लगाते हो, मॉक टेस्ट भी लगाते हो, तो वो सब आपको किसके देने हैं, ओनली प्री लेवल वाले देने। अभी आप मेंस को प्री एग्जाम के बाद फोकस करना, अभी आप केवल किस पर, प्री पर फोकस करोगे, ठीक है। और अभी आप क्या करते थे, जीके भी डेली पढ़ते थे, बट अब से आपको क्या करना है, ओनली 1 आवर देना है मॉर्निंग में, वो भी किसको, जीके को, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में जो पूरा दिन है उसमें आपको क्या करना है, 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ये हमने पहले ही बता दिया, 2 मॉक टेस्ट। तो आप 1 आवर सुबह जीके आपको कंटिन्यू रखना है, जीके आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एट लास्ट टाइम पर जब आप प्री क्लियर कर लोगे तो मेंस में जीके ही वो रोल प्ले करता है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो आपको जीके तो कंटिन्यू ही रखना है डेली, ठीक है। फिर आप एक मॉक टेस्ट देना, उस मॉक टेस्ट को आप कंप्लीट करिए, 45 मिनट्स का आप मॉक टेस्ट दीजिए। जब वो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप उसमें अपने मार्क्स देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। मार्क्स देखिए, परसेंटाइल देखिए, और क्या देखिए, रैंक देखिए, रैंक देखिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसका डीप एनालिसिस करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, बच्चे मॉक टेस्ट तो देते हैं बट एनालिसिस नहीं करते। जब तक आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको अपने वीक पॉइंट कहाँ से पता लगेंगे। तो क्या करना है, आपको फर्स्ट जो मॉक टेस्ट दोगे उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, चाहे आपको 2 आवर्स लगे, 3 आवर्स लगे, आपको टाइम नहीं देखना है। अभी स्टार्टिंग में आपको पहले अच्छे से एनालिसिस करना है। आप देखिए कि आपने पहले तो आप ये देखना कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जैसे आपने 25 क्वेश्चन क्वांट में अटैम्प्ट करें, ठीक है, बट आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, जैसे आपके 3 क्वेश्चन उसमें गलत हुए, तो आपको वो देखना है कि वो 3 क्वेश्चन में से क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पर जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पी और क्लर्क में, तो विथ एक्यूरेसी ही करने हैं, आपको एक भी मार्क्स अपना नेगेटिव में नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्या देखोगे कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपको देखनी है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मैं कर सकता था या कर सकती थी, बट वहाँ पर प्रेशर के कारण मुझे वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हम बाद में जब उन क्वेश्चन को देखते हैं तो वो क्वेश्चन हमें बहुत ही ईजी लगते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमें इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो हम क्या वो इजी क्वेश्चन को भी क्या समझते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आपको क्या डीप एनालिसिस करना पड़ेगा उस मॉक टेस्ट का। फिर आपके पास में जो बीच का टाइम बचता है 2 to 4 है ना, 2 से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक, उसमें आपको क्या करना है, टॉपिक टेस्ट देने। मैं यहाँ से रब करती हूँ, ठीक है। आपने डीप एनालिसिस कर लिया है, अब आपके पास में जो बीच का टाइम है उसमें आपको क्या करना है, टॉपिक टेस्ट देने हैं, ठीक है, क्विजेस सॉल्व करनी है। अब जो क्विज है, टॉपिक टेस्ट है, वो भी आप क्या है, अड्डा 247 की जो ऐप है वहाँ से, ग्रेड अप की ऐप है, वहाँ से आप ले सकते हो, परचेज भी कर सकते हो और वहाँ पर फ्री भी है।
तो आप कोई भी साइट उठा लीजिए, जरूरी नहीं है आप ये 2 ही उठाएं, कोई सी भी साइट लीजिए, वहाँ से आप क्विज सॉल्व करिए, क्योंकि आपको अभी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप कोई सी भी साइट से टॉपिक टेस्ट दीजिए उस बीच में जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक अभी भी नहीं हो रहा। जैसे आप, क्योंकि आप डेली मॉक टेस्ट दोगे, आप 2 मॉक टेस्ट देने वाले हो, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। आपने मॉर्निंग में मॉक टेस्ट दिया, उसमें देखा कि कौन कौन से टॉपिक थे जो मेरे क्लियर है, मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, तो उन पर भी फोकस करना है, और ऐसे टॉपिक जो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एक तो आपको बिल्कुल नए टॉपिक अभी नहीं उठाने हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, उन्हीं पर अभी आप फोकस करिए और उन पे इतने क्विज सॉल्व कर लीजिए ताकि एग्जाम में उसका अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर लो। 100% आपको वो आना ही चाहिए, इतना करना, ठीक है। आपने डीप एनालिसिस कर लिया सारे उसका, क्विज और वो भी सॉल्व कर ली, फिर आपको इवनिंग में वापस एक क्या करना है, एक मॉक टेस्ट फिर से देना है, ठीक है। आप फिर एक मॉक टेस्ट दोगे, फिर उसका डीप एनालिसिस करोगे, और बीच बीच में आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा है ऐसा, तो भी आप क्या है, रिलैक्स होते रहिए। आपको जो अच्छा लग रहा है, लिसनिंग अच्छा लगता है, कुछ भी, तो आप बीच में फ्री भी होइए, क्योंकि एकदम आपको प्रेशर भी नहीं लेना। अब ये 15 डेज है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करनी है और अपने आप को कूल भी रखना है, ताकि जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सको। पर मेन क्या है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एग्जाम के लिए, और उसका एनालिसिस, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। पूरे दिन का मैंने शेड्यूल बता दिया है। 1 आवर सबसे पहले मॉर्निंग में आपको जीके पढ़नी है, उसके बाद में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। 2 आवर्स 3 आवर्स जितना भी टाइम लगे आप एनालिसिस करिए अच्छे से। फिर आप देखिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आपको और फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके आपको क्या करना है, टॉपिक टेस्ट देने, क्विजेस सॉल्व करनी है दिन के वक्त। ये होगा। फिर आपको शाम को वापस से एक मॉक टेस्ट देना है, फिर उसका डीप एनालिसिस करना है, और आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ करनी है, अपनी परसेंटाइल और रैंक। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आपका यही होता है, परसेंटाइल और रैंक काउंट करते हैं, तो वो आपकी हमेशा इम्प्रूव होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो आप पढ़ाई करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए आपके कहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेक्शन वाइज देखते हैं। जैसे क्वांट सेक्शन है और रीजनिंग, 2 सेक्शन मैंने बताए थे। अब क्वांट सेक्शन में देखिए, पीओ में आपको आजकल सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन बहुत कम देखने को मिलता है। क्लर्क में आता है, नो डाउट क्लर्क में इसके क्वेश्चंस आते हैं, बट पीओ में अभी ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लर्क वाले बच्चों को तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी है। आप अभी भी दिन के 50 से 60 क्वेश्चंस इनके आपको करने ही करने हैं डेली, ठीक है। तभी आपका ये जो पार्ट है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का वो स्ट्रांग हो सकेगा, ठीक है। पीओ वालों को भी ये प्रैक्टिस करनी है, क्यों, क्योंकि ये सारे क्या हैं, आपके डीआई में काम आने वाले हैं, ठीक है। नंबर सीरीज 5 नंबर के पक्के ही हैं, आते ही हैं, तो इसके भी आपको क्वेश्चंस क्विजेस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चंस हैं जो पी और क्लर्क दोनों में देखने को मिलेंगे आपको, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको कैसे, अब जैसे मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 50 से 60 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको पर डे हर एक टॉपिक उठाना है और उनके क्वेश्चन सेट लगाने। जो आपको बीच का टाइम मिलता है, जैसे आपने फर्स्ट का एनालिसिस करा, मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस करा, उसके बाद आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, तो आपको यही क्वेश्चंस करने हैं। जैसे फटाफट से कोई भी साइट निकाली, उसमें से ये क्वेश्चंस देखिए, फटाफट आपको सॉल्व कर दी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो अब इतनी ज़्यादा हो गई है, बस आपको क्या है, सॉल्व करने हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ताकि कोई एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि हमने सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, ठीक है। और ये होगा कब, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th हमारा टॉपिक है डीआई, ठीक है। डीआई, अब डीआई में भी बार आ सकती है, ग्राफ आ सकती है, टेबुलर आ सकती है। अब एक नई देखने को मिल रही है कैसलेट डीआई, ठीक है, कैसलेट डीआई भी। तो आपको क्या है, इन सब की बहुत प्रैक्टिस करके जानी है। अभी रोज डेली आपको ये सारे डीआई सॉल्व करनी है। फिर अर्थमेटिक देखिए, अर्थमेटिक में कोई से भी आप 5 से 6 ऐसे टॉपिक उठा लीजिए जो आपके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, CISI मीन्स
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। तो ये कोई भी 5 ऐसे टॉपिक आप अपने स्ट्रॉन्ग करके रखिए कि इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वांट सेक्शन हुआ, जिसमें ये मेन टॉपिक है जो आपको कंप्लीट अब रिवाइज करना है आपको, ठीक है। आगे अब हम चलते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन पे फर्स्ट देखिए सिलॉग में आजकल क्या है, ए फ्यू का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि ओनली ए फ्यू के क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो सिंपल जो पहले पूछते थे वो 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता है, ओनली फ्यू पर बेस्ड ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेकेंड है इनइक्वलिटी, फिर है ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये टॉपिक है, वो मैं मेरे चैनल रीजनिंग मेनिया पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने इस पर कर रखे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, अब आप ये सारे को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब की प्रैक्टिस करनी है बस। अब आपके पास में टाइम नहीं है, आपको अब ऐसे एक एक क्वेश्चन के आप अब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, वो टाइम नहीं है अब आपके पास में। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अब इन 15 दिनों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मशीन इनपुट आउटपुट। ये आपको पीओ में देखने को मिल सकता है, क्लर्क में अभी नहीं आता। क्लर्क में आता भी है तो बहुत ईजी आता है, पीओ जितना टफ नहीं आता, पीओ में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगाओगे, अगर आप मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाते हो तो आप एग्जाम में 100% सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू जो मेन एग्जाम होगा आपका उससे, ठीक है। अगर आपके जैसे ये जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं डिप्रेस में नहीं होना है कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे जब मॉक टेस्ट देने लगोगे, अभी आप 15 दिन है, ठीक है, 15 डेज में आप 30 मॉक टेस्ट दे दोगे तो आप खुद देखना आपकी एक्यूरेसी और जो आपकी स्पीड है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। बट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा इन 15 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब आपको पता है पजल और बहुत सारे जो रीजनिंग में है पजल कितने 20 मार्क्स की तो पजल ही आती है। आजकल पहले पैटर्न दूसरा था जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, बट अब क्या आता है, पजल आती है 20 मार्क्स की। तो आपको रीजनिंग में पजल पर फोकस करना है। पजल भी बहुत सारे टाइप की होती है, वो फ्लोर बेस्ड पजल होती है, मंथ ईयर बेस्ड पजल होती है, सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें सर्क्यूलर होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है, अब इन सब की प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो स्ट्रेटेजी थी जो आपको अब इन 15 डेज में फॉलो करनी है। और आप जब अपना एसटी दे तो आप उसमें क्या करें, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें। मतलब आप भले कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो बट विथ एक्यूरेसी अटैम्प्ट करके आना, ठीक है, एग्जाम में भी। और अभी मॉक टेस्ट जो देते हो उसमें भी आप यही। Here we wind up our session. If you have any query, please ask me in comment section. Thank you. Please like and subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. Till then, keep learning, stay happy. All the best for your preparation. अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए रीजनिंग मेनिया के साथ में। कोई भी डाउट आता है कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। रीजनिंग से, मैथ्स या इंग्लिश, तीनों कोई से भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।